Morning, dear 8th class. Today we are starting the new chapter. Name of the chapter is Judiciary, which is the 5th chapter of your social and political life book. So let us start this chapter, dear students. As you know, judiciary, the meaning of judiciary is न्यायपालिका, हमारे कंट्री की कोर्ट्स, सारा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो है हमारी कंट्री का, उसे हम जुडिशरी कहते हैं. तो लेट अस स्टार्ट दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का जो सिस्टम क्या रोल है हमारे कंट्री में. जुडिशरी मतलब सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, की कोर्ट्स कैसे काम करती हैं हमारे कंट्री में. आज हम यह यहाँ से शुरू करते हैं. कहते कोर्ट्स जो हैं वो डिसीज़न लेती हैं ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़. कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, किसी भी बात के ऊपर डिसीज़न कोर्ट्स लेती हैं. कोर्ट्स जो है वो डिसाइड करती है कि दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, कि जैसे कोई टीचर बच्चे को नहीं मार सकता, या कोई रिवर वाटर स्टेट्स आपस में कैसे शेयर करेंगी, इन बातों के बारे में. और जो कोई कोर्ट की बात को नहीं मानता उसे पनिशमेंट भी मिलती है. ठीक है, तो इट मीन्स नीचे डिफाइन करेंगे हम कि कोर्ट की क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन है कोर्ट का डिस्प्यूट रिजॉल्विंग. डिस्प्यूट होता है कोई भी विवाद या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट. रिजॉल्व होता है सुलझाना. तो पहला काम क्या है कोर्ट्स का, क्या करना, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना. तो डिस्प्यूट किन लोगों के बीच में हो सकता है. देखो ऐसे सपोज करो ये कंट्री के सिटीजन्स हैं, ठीक है, और ये है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स. ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और रेड कलर से बना रही हूँ मैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये हमारी कंट्री के सिटीज़न हैं नीचे वाले. तो डिस्प्यूट किन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है. देखो जैसे सिटीज़न का सिटीज़न के साथ डिस्प्यूट हो, सिटीज़न का सिटीज़न के साथ डिस्प्यूट हो तो जुडिशरी रिजॉल्व करती है. या सिटीज़न का स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में डिस्प्यूट है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या लोगों का डिस्प्यूट है किसी भी गवर्नमेंट के साथ. स्टेट के साथ भी हो सकता है, सेंटर के साथ भी हो सकता है. तो इस तरह के सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करती है जुडिशरी. तो जुडिशरी का फर्स्ट काम क्या हो गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना डिस्प्यूट को. नेक्स्ट काम है जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू. रिव्यू क्या होता है, जैसे आप लोग मैच देखते हो तो मैच में कई बार पता नहीं चलता क्रिकेट मैच में कि प्लेयर आउट हुआ है कि नहीं. तो आपने देखा ना वो कहते थर्ड एम्पायर से रिव्यू करवाते हैं कि क्या है एक्चुअल रिजल्ट. तो वैसे ही जुडिशरी रिव्यू करती है. क्या रिव्यू करती है, जैसे कोई लॉ बना, ठीक है, लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने और फिर लोगों ने कहा कि ये लॉ ठीक नहीं है, तो फिर जुडिशरी का काम है उस लॉ को रिव्यू करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस लॉ को चेक करना कि वेदर द लॉ इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. कि अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है फिर तो जुडिशरी कहेगी इट्स ओके, और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बना तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उस लॉ को डिसमिस कर सकती है, उस पर्टिकुलर लॉ को तोड़ सकती है. ठीक है, तो जुडिशरी के पास पावर है स्ट्राइक डाउन की. स्ट्राइक डाउन एक फ्रेज है, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है हटा देना. ठीक है, तो जुडिशरी ऐसे लॉज को हटा सकती है, पर्टिकुलर लॉज को जो लॉ किसके अकॉर्डिंग ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो. इसे जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर कहा जाता है, कि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये चीज़ कही जाती है. ठीक है, उसके बाद है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट. इसका क्या मतलब है, अपहोल्डिंग का मतलब होता है कानून को बनाए रखना, लॉ को बनाए रखना. ठीक है, एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को लागू करना. कहते हैं हर सिटीजन जो है इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, अगर उसे ऐसे लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हो रही हैं. ठीक है, तो क्योंकि हमारे कंट्री में बेटे रूल ऑफ लॉ है. ध्यान से सुनो, पहले रूल ऑफ लॉ वर्ड का मीनिंग समझो. लॉ का रूल, कानून का शासन. ठीक है, इसका मतलब ये है कि लॉ की बात, लॉ क्या होती है, कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स की बात को, वो जो कानून है हमारे देश का, जो लॉ है वो मोस्ट पावरफुल है. इसका मतलब ये है कि कानून की बात सबको माननी होगी. इसका मतलब ये है, समझ गए रूल ऑफ लॉ का मतलब. जस्ट वेट.
ठीक है, कानून का शासन है। अब सपोज करो हमने कहा कि रूल ऑफ अकबर, तो इसका मतलब है कि अकबर, जैसे सपोज करो किसी राज्य का नाम अकबर है, तो अगर हमने कहा रूल ऑफ अकबर, तो मतलब कि अकबर मोस्ट पावरफुल है, उसकी बात माननी है। तो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, यानी कि सबसे पावरफुल है कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की बात सबको माननी होती है, ठीक है। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा। अब यहाँ पे आगे एक एग्जांपल है हाकिम शेख की। हाकिम शेख एक एग्रीकल्चरल लेबरल है, एग्रीकल्चर में लेबर का काम करता है। उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, रनिंग ट्रेन से वो गिर जाता है और उसे इंजरी हो जाती है उसके सिर में, ठीक है। और उसे कोई भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं करता। तो जब ये वो केस दर्ज कर देता है सरकार के खिलाफ, तो जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन क्या दिया कि इंडिया के लोगों को आर्टिकल 21 मिला हुआ है। आर्टिकल्स पता क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन आर्टिकल्स लिखा हुआ है। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, आजकल 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 21 में ये दिया हुआ है, जस्ट वेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि आर्टिकल 21 जो कि आर्टिकल हमें राइट टू लिव, राइट टू लाइफ का आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग, उसके अकॉर्डिंग हर एक सिटीज़न का ये हक है, हर एक सिटीज़न का ये फंडामेंटल राइट है कि उसे राइट टू हेल्थ भी मिले साथ में। और हाकिम शेख के केस में उसे राइट टू हेल्थ नहीं मिला। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर केस कर दिया हाकिम शेख ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाकिम शेख को वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन होता है हर्जाना, हर्जाना देना होगा कि, और ये केस कौन सा था, ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस का नाम है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो प्राइमरी हेल्थ का एक ब्लूप्रिंट बनाए। ब्लूप्रिंट होता है मतलब एक खाका तैयार करे, मतलब कि एक प्लानिंग करें कि कैसे उनकी स्टेट में प्राइमरी हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये इमरजेंसी के दौरान पेशेंट्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सामने एक स्टोरी है जिसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के एनफोर्स ना हो तो कैसे लोग कोर्ट में जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब आप सबको पता है स्वतंत्र, कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई प्रभाव ना चले, ये क्यों ज़रूरी है। कहते कि ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने किसी की लैंड को इनरोच कर लिया, इनरोच कर का मतलब है कब्जा कर लिया, उसने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया, तो लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, वो लैंड हमारी फैमिली की है, ठीक है। तो अगर जुडिशियल सिस्टम में पॉलिटिशियन के पास पावर हो किसी जज को अपॉइंट या डिसमिस करने की, तो अगर हम उस केस को कोर्ट में लेके जाएं तो जज तो पॉलिटिशियन के फेवर में ही फैसला सुनाएगा। सपोज करो हमारी लैंड को किसी पॉलिटिशियन ने छीन लिया हमसे, और जज है जो उसे पॉलिटिशियन ने अपॉइंट किया है, तो जज हमारी फेवर में फैसला कैसे सुनाएगा, वो तो इस पॉलिटिशियन की फेवर में फैसला सुनाएगा। तो द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन, क्योंकि अगर कंट्रोल है पॉलिटिशियन का जज के ऊपर तो जज इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। फ्री होकर डिसीजन कैसे लेगा, जज को तो डर लगेगा ना पॉलिटिशियन से कि ये तो मुझे निकाल देगा काम से, तो जज सारी जजमेंट जो है वो पॉलिटिशियन के फेवर में करेगा, हमें हमारी लैंड वापस नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से रिच और पावरफुल लोग जो हैं वो जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर हमेशा अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता थी, तो उन्होंने इस सिचुएशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस सिचुएशन से इंडिया को बचाने के लिए इंडिया की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है। तो कैसे इंडिपेंडेंट बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन जज को रिमूव करने की ताकत ना रखते हों, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस देने के लिए सबसे पहला काम तो किया गया सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर्स का अलग अलग होना। इसमें क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज है,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को अलग अलग रखा गया है। लेजिस्लेचर होते हैं जो लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी सरकार, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव है। तो दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों जुडिशरी के कामों में इंटरफियर नहीं कर सकते। ये कोर्ट को, जज को कोई सलाह नहीं दे सकते, ठीक है। तो कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती। एंड डोंट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, मतलब कि ना ही वो सरकार के लिए काम करती हैं, ना ही वो सरकार के अंडर काम करती हैं, ठीक है। समझ गया बात मेरी? कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं हैं, कोर्ट्स गवर्नमेंट की अप्रोच से बाहर है। फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ टू वर्क वेल, फॉर द अबव सेपरेशन, जब ये सेपरेशन कर दी गई है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की, तो इट इज़ आल्सो क्रूशियल दैट द जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दोज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो एक चीज़ और ज़रूरी हो जाती है कि जब हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं तो उसमें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई रोल प्ले ना करें, उनकी इंटरफेरेंस ना हो। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनमें है कौन? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में है कौन? इनमें हमारे एमपी और एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं। तो एमपी एमएलए क्या है? पॉलिटिशियन है। तो इनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल बंदा जज को अपॉइंट करेगा तो जज को तो इससे डर के काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे केस हम लीडरों के खिलाफ भी करते हैं, जैसे अब ज़मीन रोकने वाला मैंने केस बताया आपको कि किसी ने हमारी ज़मीन रोक ली, कब्जा कर लिया, तो वो एक लीडर के खिलाफ है। तो अगर लीडर इन्हें अपॉइंट करेंगे तो फिर ये लीडर्स की फेवर में फैसला सुनाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जज की अपॉइंटमेंट में किसी भी लीडर का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ना ही अपॉइंटमेंट में, ना ही कोई लीडर किसी जज को रिमूव कर सके, रिमूव में, ठीक है। ध्यान से सुनो, जज किसी भी जज की अपॉइंटमेंट में और उसको रिमूव करने में किसी पॉलिटिशियन का कोई हाथ नहीं होता। इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। अगला स्टैंजा देखो। यस, इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी की ये इंडिपेंडेंस ही है जिसकी वजह से जो कोर्ट्स हैं वो पूरा प्रॉपर रोल प्ले करती हैं अपना, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को पावर्स का मिसयूज़ भी नहीं करने देती हमारी कोर्ट्स। अगर कोई लेजिस्लेचर मतलब एमपी, कोई एमएलए अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करें तो करने की कोशिश करें तो कोर्ट्स वो भी नहीं करने देती। समझ गए आप? तो इसलिए कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम कभी भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें ये लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। इससे क्या क्लियर होता है सारी बात से कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि इंडिया में जज की अपॉइंटमेंट और जज को रिमूव करने में किसी भी पॉलिटिशियन का, लेजिस्लेचर के किसी एमपी का या एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट है कि इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट्स की। तो देखो, इंडिया में डिफरेंट लेवल्स पे कोर्ट्स काम करती हैं, अलग अलग लेवल्स पे कोर्ट्स काम करती हैं। बहुत सारी कोर्ट्स हैं इंडिया में। लोअर लेवल पे जो कोर्ट्स हैं और अपर लेवल पे, अपेक्स लेवल पे भी इंडिया में कोर्ट है। अपेक्स मतलब हाईएस्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, मोस्ट पीपल जो इंटरेक्ट करते हैं जिन कोर्ट्स के साथ वो होती हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं ये। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है असिस्टेंट कोर्ट्स, मतलब कि जो कोर्ट्स छोटे लेवल की कोर्ट्स है जो बाकी कोर्ट्स से नीचे दर्जे पे काम करती हैं, ठीक है। तो यूजुअली इनके नाम अलग अलग होते हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहा जाता है, तहसील लेवल पे तहसील कोर्ट्स भी कह दिया जाता है। तो है ना, हर स्टेट ने डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। दूसरे नंबर पे इंडिया पे है हाई कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट्स हैं वो हर स्टेट में होती है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कॉमन हाई कोर्ट का यूज़ करती है, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट है,
ठीक है। उधर से जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, तो वो मैं आपको बता दूंगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में है और वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिजाइड ओवर करता है वो होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट का हेड होता है वो जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जस्टिस होता है वो, और सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनको मानना पूरे कंट्री के लोगों के लिए बाइंडिंग होता है। सपोज करो हमने कोई केस है, सबॉर्डिनेट कोर्ट में है, हम वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो हमें मानना ही होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए मना नहीं कर सकते, वो हम इंडिया के सिटीज़न हैं, हमें ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना ही होगा। नेक्स्ट है यस, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ही लग रहा है मुझे। हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसीज में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बनी थी 1966 में। करंटली 25 हाई कोर्ट्स है, और वही बात पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट कॉमन है चंडीगढ़ में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी मणिपुर नहीं लिखा हुआ, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि अभी अलग हुआ है ना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, उनकी भी एक ही कोर्ट है, हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ओके, अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि उनकी एक ही हाई कोर्ट है, पर यहाँ पे ये लेटेस्ट बुक का पेज है तो इसमें आ गया है कि 1 जनवरी 2019 को इनकी सेपरेट हाई कोर्ट्स हो गई हैं। Some high courts have branches in other parts of the state for greater accessibility. Yes, हाई कोर्ट्स की ब्रांच भी हो सकती है बेटा, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ठीक है, accessibility के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो पिक्चर दिखाई हुई है, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास दिखाई हुई है, ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी ना ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। ये हाई कोर्ट ऑफ पटना है, ये हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है, तो ये देख लो आप, है ना। नेक्स्ट है एट दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? ऑफ कोर्स यस बेटा, तो ये कनेक्टेड हैं अपने आपस में, क्योंकि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना बेटा वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब सारा जुड़ा हुआ है, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा वो लोअर कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग होता है। लोअर कोर्ट्स को हाई कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ता है, ठीक है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम। एपिलेट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अपील कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट में अगर वो लोअर कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर वो हाई कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपीलेट सिस्टम है इंडिया का, पर अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसे मानना ही होगा। इसके रिगार्डिंग एक केस है, लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स केस है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका होमवर्क है, ये एक छोटी सी स्टोरी है, सुधा की स्टोरी है ये, जो लक्ष्मण कुमार की वाइफ है सुधा। तो इस स्टोरी को मैं आपके साथ जूम क्लास में डिस्कस करूँगी। हम आगे चलते हैं बेटा। तो बाकी ये स्टोरी है सिंपल इंग्लिश में, इसे आप खुद पढ़ो और जूम क्लास में मिलके डिस्कस करेंगे इसे। नेक्स्ट है यस, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम की अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो डॉरी डेथ्स जो होती हैं फॉल विद इन व्हाट इज कंसिडरेबल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अगर डॉरी की वजह से कहीं डेथ होती है दहेज की वजह से, तो वो क्राइम सिर्फ उस पर्सन तक नहीं है जिसकी घर में डॉरी से दहेज की वजह से डेथ हुई है, वो क्राइम पूरे समाज के खिलाफ है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल लॉज के केस में आता है, कोई मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉज में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक ये इन एडिशन क्रिमिनल लीगल सिस्टम में हमारे सिविल लॉज भी देखे जाते हैं, क्रिमिनल लॉज भी देखे जाते हैं। तो हम सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज की डिटेल पढ़ते हैं। जैसे सिविल लॉ है, पास हुआ था 2006 में कि प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, दिस इज अ सिविल लॉ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस।
क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं? क्रिमिनल लॉ वो होते हैं जो भी हराशिंग अ वुमेन, डॉरी, मर्डर ऑफेंस, इस तरह के ऑफेंस क्रिमिनल लॉ में आते हैं। इसमें एफआईआर लिखवाई जाती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर केस को कोर्ट में फाइल किया जाता है। अगर पर्सन गिल्टी फाउंड होता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उसे फाइन लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिविल लॉज। सिविल लॉज क्या हैं? इसमें हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, डील्स विद एनी हार्म ऑफ इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अगर राइट्स को कोई राइट्स ब्रेक करता है या वायलेट करता है तो उसके लिए ये सिविल लॉज ट्रीट करते हैं। जैसे कि कोई सेल ऑफ लैंड की है हमने, या कोई चीज़ परचेज़ की है, या कोई रेंट का मैटर है, कोई डिवोर्स केस है जिसमें हमारे राइट्स को इंजर हुआ है, हमारे राइट्स ब्रेक हुए हैं, तो हम सिविल लॉ तब उसे कहा जाता है। जैसे इसमें एक पिटीशन दी जाती है, पिटीशन होता है रिटर्न रिक्वेस्ट। इसमें एक पिटीशन दी जाती है कोर्ट में अफेक्टेड पार्टी के द्वारा जिसके साथ ऐसा हुआ होता है, रेंट मैटर है या कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट का केस है, तो जिसके साथ कुछ अफेक्टेड हुआ जो इंसान, वो एक पिटीशन देता है, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करती है, उसके सुनवाई करती है और इसमें कुछ भी हो सकता है। कोर्ट प्लेस वैकेट करने को भी कह सकते हैं, खाली करो इसकी ज़मीन, या पेंडिंग रेंट देने को भी कह सकती है, या मतलब इस तरह से कोर्ट के डिसीज़न इस केस में आते हैं, सिविल लॉ के केस में आते हैं। नेक्स्ट है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।